बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 3 रोज़ा सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुके हैं और दूसरी जानिब मदीना मुनव्वरा में होने वाले वाक़े पर इमरान खान साहब समेत PTI की आला क़यादत पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो वाक़या पेश आया उसकी जिम्मेदारी हम पे डालना बेवकूफ़ी है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, मदीना मुनव्वरा में होने वाले वाक़े पर PTI की क़यादत पर मुकदमा दर्ज करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, आज तो एक बड़ा अफसोसनाक 24 घंटे गुजरे हैं पिछले, और वो इसलिए कि कुछ 150 के करीब इतलात हैं कि FIRs दर्ज हुई हैं मुख्तलिफ, और जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया मदीना मुनव्वरा में, अब उसके बाद जो है वो एक हुकूमत की तरफ से ये बात कही गई कि ये प्री प्लान्ड था, और प्री प्लान था, और उसमें कुछ लोग लंदन से आए, कुछ लोग पाकिस्तान से गए, ये सारा, और वहाँ से वीडियोज़ अपलोड हो। नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों या आसिफ जरदारी साहब हों या कोई भी बाकी वज़रा हों, एहसन इकबाल साहब के साथ एक वाक़या पेश आया था कुछ बरस पहले, कुछ और वाक़यात, करप्शन पे, गवर्नेंस पे, इन तमाम मामलात पे सवालात उठते हैं, उठाए जा सकते हैं, लेकिन मज़हब और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से ये पहले भी इस्तेमाल हुआ, ये इशू जो है, या इसको मैं कार्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक वाक़या कोई होता है, फिर उसके बाद वो फैलता चला जाता, आग की तरह फैलता चला जाता, और फिर तौहीन रिसालत के पर्चे दर्ज हुए। आज ये वाक़या जो मदीना मुनव्वरा में पेश आया, उसको हर मसलक, हर मकतबा है फ़िक्र के, चवाए चंद लोगों के, चवाए चंद शख्सियात के, हर एक ने उस पर दुख का इजहार किया जी बिल्कुल और अफसोस का इजहार किया। क्या उलमाए कराम हो, क्या अवाम हो, क्या उस पर सब, हर शख्स ने कहा कि ये क्या। और मैं तो ख़ास तौर पे बहुत अरसे से बात कह रहा हूँ, और कल मैंने ये भी बात की थी कि तुर्की में ये वाक़या पेश आ रहे हैं, तुर्की में गैंग्स बनना शुरू हो गए हैं, कुछ लोग काम करते हैं। हम में से हर शख्स जो है पाकिस्तान का, वो दूसरे मुल्क में अपना सफ़ीर है। एक तो होते हैं ना सरकारी ऑफिशियल एम्बेसडर्स, लेकिन हम सब सफ़ीर हैं। हम सब दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और दूसरा ये नहीं पूछ रहा होता कि आप PTI के हैं या आप तहरीके जो है वो इंसाफ के हैं या मुस्लिम लीग नून के। वो कहते हैं पाकिस्तानी जा रहा है, ये पाकिस्तानी हरकत की, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी। तो रगड़े में सब आते हैं, जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट, आपके इशूज, आपकी इकॉनमी, आपका लेबर वहाँ पे क्या काम कर रहा है, आपके लोग वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। तो अब मसला ये कि इस पूरे के पूरे इशू में जो है वो बदकिस्मती के साथ सबके सब आ गए। और आज जो है वो, मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको गिरफ्तार करने का एक इरादा है। एक बड़ी सोच ही पाई जाती है कि इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, और शेख रशीद साहब को, बाकी शख्सियात को, जो रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और पर्चे वगैरह दर्ज हो गए हैं अब। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये झाग की तरह सारा जो लॉन्ग मार्च वगैरह बैठ जाएगा, और उसके नतीजे में कुछ भी नहीं होगा, और पकड़ के इनको अंदर डाल देंगे। और अब मसला ये है कि आपको बताइए, तौहीन रिसालत एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर लोग वैसे ही जज्बाती होकर वैसे ही मार देते हैं। मतलब वैसे ही एक माशरे के अंदर एक ऐसा तबका तो है ना, वो पूछते भी नहीं है, वो कहते हैं अच्छा ये तौहीन रिसालत, मार दो। अच्छा, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन एक और बात जो मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि दौरा सऊदी अरब और दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें क्या मिला है, मतलब वहाँ से हासिल क्या। एक तो ये बदनामी हुई है सबकी, सर पाकिस्तानी की, और सर शर्म से हमारे झुक गए हैं कि वहाँ पे हमने मदीना मुनव्वरा में क्या हुआ है। लेकिन उससे हट के इसका क्या हमें माशी तौर पे क्या फ़ायदा हो। बुनियादी तौर पे तो ये था कि वहाँ से हमें फाइनेंशियली क्या मदद मिलती है जी। अच्छा, अब उस पर 2-3 बातें हैं यहाँ पे। 2-3 बातें ये हैं कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जरा आपसे एक थोड़ा सा अपना एक उबहम दूर करूं। ये सऊदी अरेबिया से हमें क्या मिला है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा ये स्क्रीन पे देखें। ब्लूमबर्ग जो है वो ये खबर दे रहा है कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान।
अच्छा, यानी पाकिस्तान को जो ऑयल वो दे रहे थे उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, यानी वो जो डेफर्ड पेमेंट्स पे वो देते रहेंगे। लोन है, ये कर्जा है। डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, अभी तक डॉलर के डिपॉजिट्स पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। अच्छा, फिर सऊदी गजट जो है सऊदी अरेबिया का, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर डिस्कस का लफ्ज आ रहा है सऊदी गजट में कि पॉसिबल सपोर्ट फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ऑफ 3 बिलियन डिपॉजिट। सऊदी गजट भी लफ्ज डिस्कस इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अल अरेबिया जो है, जो सऊदी अरेबिया का मीडिया है, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान डिस्कसिंग डॉलर डिपॉजिट्स, फिर डिस्कसिंग आ गया, मतलब अच्छा। फिर रॉयटर्स क्या खबर दे रहा है, रॉयटर्स ये कह रहा है कि सऊदी एंड पाकिस्तान टू डिस्कस, फिर लव डिस्कस आ गया, यानी मुशावरत हो रही है, मशवरा हो रहा है। अच्छा, फिर तो ये मुझे ये से बताएं, मैं आपसे ये सवाल पूछने की जिसारत करता हूं, मुझे ये बताएं कि अच्छा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि पाकिस्तान और किंगडम सऊदी अरेबिया डिस्कस ऑगमेंटिंग 3 बिलियन डिपॉजिट। अच्छा, ये खबर यहां पे आ रही है। अब मुझे जरा ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं अभी तक, या पैसे मिल गए हैं सऊदी अरेबिया से? ये डिस्कस क्यों आ रहा है लफ्ज? डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल बहुत जबरदस्त मिला है, पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे हैं। अब क्या आपने रॉयटर्स का बता दिया, आपने ब्लूमबर्ग का बता दिया, अगर गल्फ न्यूज इसमें ऐड कर दें, उसने भी स्टोरी दी है लेकिन डॉलर्स का जिक्र कहीं नहीं आया। अरब न्यूज जो सऊदी अरेबिया का अपना अखबार है, वो कहता है डिस्कस द पॉसिबिलिटी, दोबारा से वही डिस्कस का लफ्ज। अच्छा, आप जॉइंट स्टेटमेंट में आ जाएं जो मुश्तरका ऐलान किया गया है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की तरफ से, उसमें 3 नुकात मेन हैं ऑपरेशनल जो कहलाते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि अफर्म्ड इट्स कंटिन्यूड सपोर्ट, कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस चीज का ऐलान कर रहा है कि वो पाकिस्तान की हमायत बरकरार रखेगा या मुसलसल हमायत बरकरार रखेगा। ठीक है। फिर उसके आगे वो लिखते हैं कि इंक्लूडिंग द डिस्कशन, यानी कि इस हमायत के अंदर ये डिस्कशन भी शामिल है। तो ये दोबारा से वही डिस्कस का लफ्ज आ गया, डिस्कशन हो रही है। अच्छा। और फिर वो तीसरा जुमला लगाते हैं कि एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। तो कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे महसूस ऐसा हुआ, जो मुश्तरका ऐलान है जो मई 1 का है और फिर अप्रैल 24 का एक IMF का स्टेटमेंट है जो बड़ा वाज़ेह है, उसमें और जो मुश्तरका ऐलान है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉमन है। डॉक्टर साहब, जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा, अभी नहीं, एक मिनट, उम्मीद में बैठे। अच्छा, हमें IMF से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये हम मुझे, अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी ये हमारा फर्ज था दरखास्त डालना। अच्छा। हमने दरखास्त डाल दी है कि खुदाया वो जो ऑयल की फैसिलिटी है उसको भी डबल कर दो, 1.2 अरब की पहले है 2.4 कर दो, और जो डिपॉजिट है वो इजाफी 2-3 बिलियन डॉलर दे दो। इसी तरह दरखास्त हमने IMF में भी डाल दी है। तो हमारा फर्ज था दरखास्त डालना, वो डाल दी नहीं। अब सऊदी अरेबिया में जो दरख्वास्त डाली है, तो सऊदी अरेबिया हमें पैसे और देगा, तो उसके बाद हम IMF को शो करेंगे कि हमें उनका पैसा ज्यादा मिल गया। फिर IMF, ये क्या घन चक्कर है? डॉक्टर साहब, महसूस ऐसा हो रहा है कि जो तिजोरी है, चाहे वो IMF की हो या वर्ल्ड बैंक की हो या सऊदी अरेबिया की हो, उसकी कुंजी कहीं वॉशिंगटन में पड़ी और खो गई है। तो वो कुंजी कहीं खो गई है। वो जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक ना तो IMF की तिजोरी खुलेगी, ना वर्ल्ड बैंक की खुलेगी, और ना ही सऊदी अरेबिया की खुलेगी। आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम साहब का हुकूमत के दौरान जो IMF के साथ पैकेज हमने नेगोशिएट किया था, उसमें खास तौर पे कहा गया था कि अगर आप IMF का हिस्सा बनेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर आप IMF का हिस्सा नहीं रहेंगे तो 72 घंटे, आपको याद होगा, 72 घंटे के अंदर पैसे आपको वापस करने होंगे। जी। तो अभी वो 72 घंटे वाली शिक खत्म हुई है कि नहीं हुई, ये भी हमें नहीं पता।
देखिए, पुराने वाला पैकेज ही एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो सारी शराइत जो उस वक्त थी वो इन प्लेस रहेंगी। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, डिस्कस 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 हर जगह। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि अगले 15 रोज तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, यानी आप समझें कि तकरीबन 15 मई तक। तो 15 मई तक अगर हम पेट्रोलियम की कीमत बरकरार रखते हैं तो आईएमएफ से तो हमने कह दिया था कि हम सब्सिडीज को खत्म करेंगे, तो ये तो 40 अरब रुपए का और नुकसान गालिबन होने जा रहा है बकौल आईएमएफ के। ये क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की हुकूमत को। अच्छा, उन्होंने इतनी खूबसूरती से बारूदी सुरंगें बिछाई कि जो हुकूमत भी उसके बाद आएगी वो पछताएगी कि वो हुकूमत में क्यों आए। देखिए, तकरीबन 3 अरब रुपए रोजाना का नुकसान है खजाने को। और खजाना आप सोचिए खाली है, खजाना पहले से 5,000 अरब का खसारा है बजट का। तो उसके अंदर से जिसमें खसारा है, नेगेटिव है आपकी तिजोरी, उसमें से 3 अरब रुपया रोजाना का या 100 अरब रुपया माहाना का निकालना, ये पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी के लिए ये तो कतई सस्टेनेबल नहीं है। तो फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आजम ने एक सियासी फैसला किया था जिसमें उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी थी। वो माशी फैसला नहीं था। उसके बाद अब फैसला जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है वो भी सियासी फैसला है, वो माशी फैसला नहीं है। तो नहीं, तो इसका मतलब, एक मिनट जरा, मिफ्ता इस्माइल कुछ और कहकर आए हैं वॉशिंगटन में कि हम सब्सिडी खत्म करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 15 दिन और रहेगा। 15 दिन के बाद तो सियासी माहौल पाकिस्तान का और कशीदा होने जा रहा है और अदम इस्तेकाम की तरफ मुल्क जा रहा है। तो 15 दिन के बाद क्या कीमतें दोबारा रिवाइज कर पाएंगे या फिर दोबारा हम, मतलब ये कैसे कैसे फिर चल रहा है आईएमएफ का प्रोग्राम तो फिर गड़बड़ हो गया सारा। और आप कह रहे हैं कि जी आईएमएफ की स्टेटमेंट में बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आईएमएफ और पाकिस्तानी वजारत खजाना की जो टीम है उसके दरमियान में ये एग्री हो गया है कि ये सब्सिडी जो है ये अनफंडेड थी, जिसका मतलब ये है कि बजट में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी और इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। जो जुमला उस स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया गया है वो है रिवर्स अनफंडेड सब्सिडी। तो ये तो दोनों तरफ से कहा गया है। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब की आईएमएफ से बातचीत और ये जो फैसला शहबाज शरीफ साहब ने किया है इसके दरमियान बहुत बड़ा तसादुम है, टकराव है। डॉक्टर साहब, आप सबकी ईद खराब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ईद से पहले डीजल और हमें पता तो चले हमने करना क्या है ईद पे, हमें पता तो चले, खुश होना है, क्या करना है हमें। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये हमने आईएमएफ से कुछ कहा, इधर कुछ कर दिए, सऊदी अरब से हम डिस्कस किए जा रहे हैं, हम आईएमएफ से भी डिस्कस किए जा रहे हैं, ये हम डिस्कस ही किए जा रहे हैं या कुछ पैसा ढेला आ भी रहा है हमारे पास? मैं ये पूछ रहा हूँ सादा सवाल। खुदाया मीठी ईद गुजरने दीजिए, इसके बाद इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी है। पैसा आएगा, शराइत के ऊपर आएगा, और जब तक अमेरिका बादशाह का इशारा नहीं होगा तो ना तो आईएमएफ की तिजोरी खुलेगी, ना वर्ल्ड बैंक की, और ना सऊदी अरेबिया की। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी ये 3 अरब डॉलर जो हैं ये भी अभी डिस्कस ही हो रहे हैं। उधर 1 अरब डॉलर डिस्कस हो रहे थे, इधर 3 अरब डिस्कस हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब चलें, ईद जैसी भी गुजार लेते हैं, चलें ईद के बाद आपसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह नहीं, इतना तो कह सकते हैं। अब ये क्या है, क्या घन चक्कर है कि उधर हम गए हैं, उधर हमने एक शर्त पूरी कर ली, इधर आके उधर से अभी उधर भी डिस्कशन हो रहा है, उधर भी डिस्कशन हो रहा है, इधर भी। लेकिन डॉक्टर साहब बॉटम लाइन यही है कि अमेरिका की ख्वाहिश से ही खुशी, पैसा अभी कुछ नहीं आया। इशू ये है कि उधर से हो गया कि 1 अरब डॉलर आ गया, वो भी नहीं आया। इधर से 3 अरब हो गया, ये भी नहीं आया। ये भी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये इन्होंने रखवाना है, वो शर्त अभी तक एक घन चक्कर है। ये बात सही की फरूख सलीम साहब ने कि ईद गुजरने दें, ईद के बाद जो है वो जिसने अच्छा खासा लोगों का दिमाग खराब होने वाला है ईद के बाद कि ये हुआ क्या अचानक और क्या मुआहदा हो गया है। क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में तो जिक्र नहीं है कि उन्होंने पैसे दे दिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान में शिफ्ट करवा दिए, डिपॉजिट रखवा दिए गए, वो उधर वो अभी भी टेक्निकल लेवल पे सऊदी अरेबिया से भी डिस्कशन हो रहा है, टेक्निकल लेवल पे एक डिस्कशन आईएमएफ से भी हो रहा है। डिस्कशन की बात की है फरूख सलीम साहब ने, क्या इसके बाद आप समझते हैं कि एक कामयाब दौरा था? नहीं, दौरा तो कामयाब था, मतलब अब क्या कहूँगा कि दौरा क्या था, उसमें तो और वाकयात पेश आ गए अफसोसनाक। देखें ना, बदकिस्मती तो क्या उसमें माशी तौर पर मसला नहीं हुआ, हज सॉरी उम्रे वगैरह
वगैरह लोगों ने कर ली है, ये अलग बात है। उससे हटके तो मुझे माशी तौर पे भी मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या वहाँ से क्या, देखिए ना, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग और सारे कुछ और बात कर रहे हैं, और सऊदी गजर कुछ और कह रहा है, अरब न्यूज़ कुछ और, वहाँ के न्यूज़पेपर्स कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो तौसी पे तबादला ख्याल करेंगे। अब देखिए ना, ये डॉन न्यूज़ का, डॉन को मैं डॉन उर्दू पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान सऊदी अरब $300 की डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी पर तबादला ख्याल करेंगे, इस तरह का एलामिया। तो मतलब यह है कि एक तरफ तो वो चल रहा है, बहरहाल देखते हैं कि अब इस तरह किस तरह हुकूमत निपटती है। मईशत सबसे बड़ा इशू है। दूसरी जो मैंने आपसे बात की थी कि ये पोलराइजेशन से हॉस्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क जा रहा है, और उसमें ये हो गया है कि मारो मर जाओ, मारो मर जाओ, इस तरह के बयानात पहले भी आते रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से शुरू हुए हैं कोई नवाज शरीफ साहब के दौर से या उससे पहले, और उसके नतीजे में फिर गोली पड़ी, गोली लगी उनको, एहसन इकबाल साहब को, स्याही फेंकी गई मुख्तलिफ शख्सियात पे। फिर उसके बाद अब ये तो देखें, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कोई इनमें से। लेकिन मसला ये है कि जब एक दफ़ा इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाएं माशरे में, तो माशरा जो है वो करप्शन या ये चोर है या वो बुरा है, ये इमरान हो जाते हैं, ये तो बहुत ही अजब बात है। मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूँ उस प्रोग्राम में कि हमें गद्दारी और ये कुफर के फतों में पाबंदी लगा देनी चाहिए रियासत को। लेकिन बदकिस्मत पहले आर्टिकल 6, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 5 उसमें वो चलता रहा। फिर उसके बाद ये जनाब ये तो, और इसमें कोई तीसरी पावर, कोई तीसरा शख्स जिसका कोई ताल्लुक ना हो पीटीआई से या कोई ताल्लुक ना हो मुस्लिम लीग से, वो आके जनाबे गोली मार के चला जाए किसी को, तो मुझे बताएं आप कैसे वजाहत करते फिरेंगे कि ये गद्दार था, या ये जो है ये मुहिब वतन था, ये गद्दार, या ये तौहीन रिसालत में था, ये नहीं था। वो कहेंगे पर्चा कटा हुआ है, पर्चे जो हैं, और पर्चे ऐसे कटते भी नहीं है जितना पर्चे कटे हैं एकदम से तर 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 करके पूरे मुल्क में। अब इसको ये बड़ा जरूरी है शहबाज शरीफ साहब पे, मैं बार बार ये बात गुजारिश कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब से भी और उनकी काबीना से भी कि वो सकिन होते जा रहे हैं, अपने आप को वो खिंचते जा रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब जो कर रहे हैं उसके रिएक्शन में वो कर रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज आनी चाहिए जिससे लोगों का ध्यान जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से मतलब हट। इमरान खान साहब ही अभी तक हुकूमत, ऑपोजिशन, आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब इस मुल्क, ये पूरा मुल्क इमरान खान साहब के गिर्द घूम रहा है। अगर आप सियासत मरकज, एक जमाने में भुट्टो एंटी भुट्टो वोट था, आज इमरान खान, और या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ हैं। अब इमरान के खिलाफ हैं, आप किसी मर्जी पार्टी में हो, बस इमरान खान के खिलाफ है, तो मतलब माशरा इस तरह बढ़ गया है। भुट्टो साहब के दौर में ऐसे हुआ था कि भुट्टो साहब के साथ हो या भुट्टो के खिलाफ हो, भुट्टो के खिलाफ हो तो चाहे जमात इस्लामी में हो, चाहे वो एएनपी में, किसी पार्टी में भुट्टो के खिलाफ हो ना। तो मसला ये है कि अब यहां पर ये कि इमरान खान के साथ हो, इमरान खान कैसा आदमी है, इमरान खान जी अच्छा आदमी है, तो ठीक है, इमरान खान बुरा आदमी है, उसके बाद आप जिस मर्जी पार्टी में हो, जिस मर्जी जो मर्जी ख्यालात हो आपके, आप एक खास किस्म के जो है वो ग्रुप में आ जाएंगे। तो माशरा इस तरह से बढ़ गया। अब इशू ये है कि यहां पर बात हो रही है इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने खुद सुना है लोगों के वो जी इमरान खान जाएंगे और इमरान खान को कस्टडी में मार दिया जाएगा, बाहर मार दिया जाएगा, या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या शेख रशीद साहब को कर दिया जाएगा, या किसी और रहनुमा को। साहब ने ये बात नहीं, सात लोग हैं जो मेरी जान, देखिए मुझे नहीं पता इसकी लीगल हैसियत क्या है शेख रशीद साहब ने, क्योंकि मैं इसको बात को याद करते हुए भी तकलीफ होती है। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी एक खत लिखा था, एक बात कही थी उन्होंने भी कि मुझे अगर एसेसिनेट कर दिया गया तो उसके बाद ये लोग जिम्मेदार होंगे। लेकिन मसला ये है कि ये नाम जो लिखे हैं, मुझे नहीं पता इसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि आर्मी चीफ क्या करेंगे। आर्मी चीफ को खत लिख दिया आपने, या DGISI को खत लिख दिया, या DGMI को खत लिख दिया, या आप इसको पाकिस्तान से जाके वो डायरेक्ट CI को भी वो क्या करेंगे, कोई क्या करेगा? वो कहेगा जी अपने इलाके की आप पुलिस को बताएं, या चीफ जस्टिस भी क्या करेंगे भाई, अदालत भी क्या करेगी? देखिए वो कहेगी कि आप अपने थाने में चले जाएं, थाना एक सिक्योर, मतलब इशू ये देखें, इसको ये मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जब ये इतनी खुल के बातचीत होने लग जाए कि ये आदमी, और अच्छा शेख साहब भी माशाल्लाह, वो भी तो उनके भी तो अपनी फरमुदात भी हमारे जहनों में है, तो मार दो मर जाओ, कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो भी करते रहें। अब ऑपोजिशन में वो हैं तो, लेकिन मसला ये है कि वो जाहिर है कि उनके जो बिल्कुल ओपोनेंट्स थे वो आ गए पावर के अंदर। शेख रशीद साहब के भी तो फरमुदात हमें याद हैं, अब वो भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन इसके नतीजे में रियासत अदम इस्तेकाम, शदीद इंतशार और खलफिशार की तरफ जा रही है, और उस वक्त जा रही है जब आपके आसपास के हालात ठीक नहीं है। अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं, दोबारा बिगड़ रहे हैं, दोबारा वहाँ पे जो है वो बम धमाके हो रहे हैं, कत्ल व गारत शुरू हो गई है, वहाँ सर पैर ने अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर के ऊपर से टेंशन है, वहाँ की हालात के ऊपर किसी वक्त आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर डिस्टेबलाइज हो रहा है, यानी उससे ज़्यादा हो रहा है जितना वो
आप समझें कि एक जो पीरियड आया था दरमियान में जिसमें सुकून आ गया था अफगानिस्तान के अंदर, फिर दोबारा से वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो गया और पाकिस्तान के ताल्लुकात वहाँ पे जो टीटीपी मौजूद है उनके साथ वो जोर पकड़ रही है वहाँ पे। अब इशू ये है और मतलब है कि वहाँ की हुकूमत के लिए अब कौन बात करेगा, कौन रिकग्नाइज कराएगा, पाकिस्तान कतर आएगा, बीच में सऊदी अरेबिया आएगा, यूरोप आएगा, अमेरिका आएगा, चाइना, रशिया, मतलब अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं। हैविंग सेड, अब वो पाकिस्तान में शुरू कर दिया आपने मामला। पाकिस्तान में पहले ही शिद्दत पसंदी है मुख्तलिफ अंदाज में, सियासी पोलराइजेशन तो इतनी मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन हमने इस चीज़ पे जरूर काबू पा लिया था कि जी ये कुफर के फतवे वगैरह देने बंद हो गए थे। फिर गद्दारी के शुरू हो गए थे, वो गद्दारी के शुरू हुए, आर्टिकल 6, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, उससे बड़ी मुश्किल से जान छूटी। अब ये फिर तस्वुर कोई नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब जो है वो एक मतलब ये तो देखें बात सोचना ही गलत है कि इमरान खान साहब जो है वो एक वाकया कहीं पेश आया और उस वाकये के पेश उसके इमरान खान साहब जो हैं वो आशिक रसूल हैं, हर मुसलमान आशिक रसूल है, नवाज शरीफ साहब हों, सारे किसी के आप अकीदे पे मसलक पे इस तरह की, लेकिन वो पर्चे जब कटना शुरू हो गए हैं। अब इमरान खान साहब उसके ऊपर, अच्छा ये अलग इशू है, वो इशू अलग है। मतलब नवाज शरीफ साहब का मजहब के साथ, मैंने नवाज शरीफ साहब को देखा है मदीना में भी और मक्का में भी, पीपल्स पार्टी के जुम्मा को भी देखा है, जरदारी साहब। मजहब के ऊपर आप एक साइड पे करें, बाकी आगे आपकी गवर्नेंस, बाकी आगे आपके इश्यूज, उन इशू और इमरान खान साहब भी अलग करें। मतलब ये इशू, इस इशू पे कोई दो आदमी बात ही नहीं कर सकते कि जी इमरान खान साहब जो है वो आशिक रसूल नहीं है। ये तसव्वुर कर सकते हैं शेख रशीद साहब या बाकी कोई शख्स या नवाज शरीफ साहब, कोई भी कोई हक ही नहीं है। हम खुद गुनाहगार लो, हमें क्या किसी के बारे में हम यहाँ बैठ के बात करें। अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ़ फरमाए रमज़ान में और रमज़ान के बाद भी। और मतलब मैं इसको डिस्कस करते हुए अजीब सा लग रहा है। इशू ये है कि एक इशू है करप्शन का, वो इशू करप्शन का इशू अलग है। वो इशू चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत पे है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून पे है, या चाहे वो तहरीक इंसाफ की क़यादत पे आ रहा है। इनके बहुत सारे लोग चीनी घपले आगे पीछे, ये फराग होगी कौन है, अल्लाह जाने कौन है, वो कोई है तो सही ना भाई, फराग होगी नामी खातून एक हैं। अब इन खातून का जो इशू है और उसको इसके साथ मिलाना, ये हुकूमत की ये तहरीक इमरान खान साहब को चाहिए कि इसको अलग करें कि भाई एक मिनट, इसके लिए कमीशन सा बनाओ, ये शफाफ तहकीकात करो और ये कौन है फराग होगी। देखिए इन्होंने कहा क्या नाम अपना फवाद चौधरी साहब ने कि कौन फराग होगी, इमरान खान साहब ने जो भाई जो भी है फराग होगी, हमें नहीं पता सही है गलत है, जो भी फराग होगी वो करप्शन केसेस अलग हैं कि क्या हुआ उस दौर में, पिछले 5 सालों में चीनी में घपले हुए, किधर किधर करप्शन हुई, क्या हुआ, पंजाब कैसे चलाया जाता रहा, कितनी करप्शन वहां पे हुई, पैसे ट्रांसफर पोस्टिंग से खाए, वो अलग इशू है। इस इशू को बराह करम ये तौहीन रसालत के साथ ना मिलाया जाए। मेरा जो और देखें, और पोलराइजेशन तो पहले सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, और वो मारो मर जाओ, इसको खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो, इसमें और वो लोग घूम रहे हैं इंतहा पसंद जो श्रीलंका के लोगों को पकड़ लेते हैं, कहीं कोई थर्ड फोर्सेस आ जाती हैं बीच में, वो धमाके शुरू कर दें, वो मारना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल है कि मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ अपने काबरीन से कि मौकों पे क्या मजहबी कायदीन को आगे नहीं आना चाहिए? नहीं मजहबी देखें नहीं मजहबी कायदीन ये इशू ऐसा है, इस इशू पे तो मेरा ख्याल है कि मतलब एक गम गुस्सा बहुत था सब में, सारे जो लोग यहाँ पे, चाहे वो मजहबी कायदीन हो या आम शख्स हो, उसमें बहुत सख्त अफसोस था इस वाक़े पे जो मदीना मुनव्वरा में पेश आया है। चाहे वो पीटीआई के हों, इनको पहले पीटीआई की क़यादत को पहले उसके ऊपर उससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर देना चाहिए था कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इशू ये है सारा कि बाहर रहने वाले, देखिए बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनका भी तो एक जहन है ना। वो ये कहते हैं कि भाई एक मिनट ठहरो, ये जो मजदूर, और ये मैं आपसे कोई हाई टेक कोई अरब खरबपति लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो सारे एक ही हैं, उनको तो छोड़ दें, वो तो एक क्लब बने हुए हैं सारे के सारे आपस में बैठ के, और वो अल्लाह गुल्ला उसकी वहाँ जायदादें तो साथ वाले घर में उसका वो बैठा है, वो पाकिस्तान में आके गालियां दे रहे होते हैं, तो छोड़ दें। जो आम शख्स है ना मजदूरी करने, वो ये कहता है कि एक मिनट यार, ये क्या चक्कर क्या है कि मैं पाकिस्तान पैसे जो है कमाता हूँ मेहनत के, और कोई कैब चलाने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, आप किसी गल्फ कंट्री में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आपको मैं कहता हूं ना, होटल ये जो सर्विस करने वाले हैं, ये आपको एयरपोर्ट्स पे काम करने वाले, ये आपको कैब चलाने वाले, यानी वो जो जॉब जो कि अल्लाह ताला ने तो मेहनत में हर किस्म के काम में बड़ी अजमत, हलाल की कमाई में बड़ी अजमत अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है ना। अरब खरबपति लोगों के तो उनका पता नहीं क्या हाल होगा, लेकिन गरीब गुरबा तो मेहनत करते हैं, वो पैसा, वो कहते हैं कि भाई एक मिनट, ये जो है ये तो इनकी तो ये जायदादें हैं,
और इन्होंने तो अरब खरब, और वो अक्रॉस द बोर्ड है। इमरान खान अक्रॉस द बोर्ड करते हैं ना अकाउंटेबिलिटी, तो ये दिन ना देखना पड़ता कि खुसरो बख्तियार को बचाओ तो उसको बचाओ तो उसको बचाओ तो उसको पकड़ो तो आजम खान ने ये कह दिया उसे। अब मतलब अक्रॉस द बोर्ड तो अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं है, किसी की भी नहीं हुई। अब खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं आइंदा, इसने नहीं किया उसने किया, इसने नहीं किया उसने नहीं, और जब वो उधर जो पार्टी है वो भी कहते इसने नहीं किया इसने किया। तो अब तोशा खाना, तोशा खाना क्या चीज है? अरबों रुपया खा गए तो तोशा खाना, एक पिस्तौल थी तो ये पेन मिला था तो पेन इतने का 50 रुपए का था तो 100 रुपए का। ओ भाई, यहाँ पुलों के पुल, सड़कों की सड़कें, शहर के शहर खाए गए हैं, जमीनों की जमीनें, मतलब लोगों का एक छोटा सा प्लॉट, एक गांव में लोग घर अपना नहीं बना पाते जो बाहर रहने वाले हैं, तो यहां तो हाउसिंग सोसाइटियां और पूरे पता नहीं खुदा जाने कितना पैसा बाहर गया। तो बदहजमी हो गई है। मैं हमेशा जुमला कहता हूं ना, इस मुल्क में लोग या फाके से मरते हैं या बदहजमी से मरते हैं। इशू ये कि वो कहते हैं कि भाई एक मिनट ठहरो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? ये हम यहां मजदूरी करते हैं, लोग 2-2 3-3 शिफ्टों में काम करते हैं। आप जरा जाके गल्फ कंट्रीज में या यूरोप में या बाकी जगह देखें, और ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, इंडिया में भी ऐसा ही। इंडिया के लोग भी, बांग्लादेश के, नेपाल के 2-2 3-3 शिफ्टों में काम करते हैं, फिर कहीं जाके 2-2 घंटे सोते हैं, और एक ही कमरे में 7-7 8-8 10-10 आदमी। अब इशू ये कि वो पैसा यहां भेजते हैं सारा। वो कहते हैं कि यार ये कौन से लोग हैं जो हमारे ऊपर हुक्मरान बन के आ जाते हैं हर कुछ अरसे के बाद, और ये जो है ये, अच्छा उसमें पीटीआई के भी है माशाल्लाह। लोटा क्रेसी तो पाकिस्तान में कहीं होती है ना, ब्यूरोक्रेसी कहीं होती है, मेरिटोक्रेसी कहीं होती है, ऑटोक्रेसी। पाकिस्तान में लोटा क्रेसी है। लोटा क्रेसी एक नई चीज है जो पाकिस्तान में ही है, लोटा क्रेसी। अब मसला ये कि लोटा क्रेसी की का राज है, वो इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, इधर साफ हो गए फिर खराब हो गए, फिर साफ हो गए फिर खराब हो गए फिर। अब उसमें यहां जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि पहले तो हमारे कायदीन एक, यानी सारे के सारे लोग, यानी नवाज शरीफ साहब भी, इमरान खान साहब भी, और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, एएनपी, तो ऐसे मामलों में मैंने एएनपी को कम से कम कभी इन्वॉल्व नहीं होते देखा, मैंने पीपल्स पार्टी को भी इन्वॉल्व नहीं होते देखा। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी ये इसमें कभी नहीं आती, ये जो मजहबी कार्ड वाली इशू में कभी नहीं आती। आप हजार इल्जामात उन पर लगाएं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए ज़रूरी है, और पीटीआई की क़यादत की ज़रूरी है कि वो मजहब से तो इससे तो पीछे हटे ना, क्योंकि ये तो एक ऐसी है इसमें सभी पूरा घर ही जल जाएगा। मतलब एक भाई बैठा दूसरे भाई से लड़ रहा है, पता चला घर ही जल गया, दोनों मर गए। तो इसलिए चूंकि मुल्क रियासत हम सबकी है, इसलिए बराह करम एएनपी कभी इन्वॉल्व नहीं होती, अख्तर मिंगल कभी इन्वॉल्व नहीं होते, ये मजहब से, और इसमें ये सियासी कायदीन आए। देखिए जो मजहबी आपने कहा ना, मजहबी हमारे उलमा, मजहबी उलमा को वो तो उनके नसीब, अब तकी उस्मानी साहब या रफ़ीक अख्तर साहब या इसरार अहमद साहब की आप पढ़ें, जो उन्होंने जो कुछ लिखा, या जावेद गामदी साहब, या और जो अहले तशी के हमारे, या और बेशुमार बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जिनको मैं यूट्यूब पे कभी कभी सुनता हूँ, उनके लेक्चर्स, उनकी बातें, तो मतलब वो तो इससे बहुत बुलंद हैं उलमा तो वो, ये तो पेटी पॉलिटिक्स चल रही है ना। पेटी पॉलिटिक्स में अब वो क्या बात करेंगे इसके ऊपर आके, वो क्या, मतलब आप उनसे, मतलब हम लोग सारे मतलब रोजे रख रहे हैं, मतलब खुद हट्टे कट्टे हम बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं जी तौहीन रिसालत, तो भाई शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। हमें खुद अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को जरा थोड़ा सा ठंडा करके आराम से, कि भाई परफॉर्मेंस पे, गवर्नेंस पे, इस पे, बाकी इश्यूज पे बात, अब इमरान खान को गोता कर देंगे, अब ये बातें क्या फजूल बातें, ठीक है। अच्छा ये शुरू हुआ था लंदन से, लंदन में हंगामे हो रहे हैं, जो मैंने बहुत दिन पहले कहा कि हमारा मुंह काला होता है, फिर तुर्की में हो गए शुरू, फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा में हो गए, वहाँ 150 लोग, पता नहीं कौन कोई तस्वीर बना रहा था, कड़ा उसको रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे 150 पे, तो यहाँ पे पर्चे कट गए हैं, वहाँ से पता नहीं कितने लोग रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इशू ये है कि अब इसमें इसको संभालना होगा कायदीन को, कि भाई एक मिनट, यहाँ हमने सियासत करनी है, पाकिस्तान में इलेक्शंस लड़ने हैं, हमने जो है एक दूसरे के सामने खड़ा होना है, हमने एहतसाब, अब नैब खत्म कर रहे हैं इस वक्त, ये कोई वक्त है नैब खत्म करने का? अच्छा फिर वो नवाज शरीफ साहब के केस माफी आ गई दरमियान में, केस उनके खत्म हो रहे हैं। हुकूमत बराह करम शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि अभी तो खैर इस वक्त रोजे का वक्त नहीं, ठंडा पानी पिएं, अपनी काबीना के अरकान को भी पिलाएं, इमरान खान साहब भी पिएं, अपने जो कोर कमेटी उनको भी पिलाएं, जरा सुकून से एक मुल्क के जो इश्यूज हैं उनको लेके आगे चलें। अब ये बात चल रही है कि जो अगले महीने गिरफ्तारियां हैं, अच्छा गिरफ्तारियां वाकई हैं, गिरफ्तारियां हैं और बड़े केसेस खुलने जा रहे हैं। पीटीआई की बहुत से रहनुमा बात कर चुके हैं सर। अब साबिक वजीर आजम ने आज ये बात भी की है कि नून लीग को एनआरओ मिलना शुरू हो गया है, तो वाकई में ये तो मैं 6 महीने 1 महीने, उफ मेरे खुदा, मैं क्लिप चलाऊं, मैं कहता हूं एनआरओ की बारिश हो रही है, ये मैं 15 दफा कह चुका हूं इस शो में। जो मैं कह एनआरओ, इमरान खान साहब कहते थे एनआरओ नहीं दूंगा, उसी दिन मैं कहता था कि खान साहब एनआरओ की बारिश हो रही है, जरा चेक तो करें खान साहब, पता नहीं किस दुनिया में तक मैं एनआरओ नहीं दूंगा।
मैं एनआरओ नहीं दूंगा। उधर से लोग, और एनआरओ वो आगे से वो कहते थे, फिर मरियम नवाज साहब ने कई दफा तो मांगता कौन है तुमसे एनआरओ, ये ऑन रिकॉर्ड मरियम नवाज साहब ने कई तकरीरों में कहा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकी जो रहनुमा है उन्होंने कहा तुमसे मांगता कौन है, तुम हो कौन एनआरओ देने वाले, ये ऑन रिकॉर्ड हमारी तारीख का हिस्सा है। खान साहब खड़े होते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, कहीं तुमसे मांगता कौन है। अब वो किससे मांगा गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, एनआरओ नहीं होता तो ये कहां पे ये हुकूमत बनी होती है। मतलब देखें ना, केसेस तो चल रहे हैं सारे, लेकिन मसला ये है कि अब एनआरओ, यानी अभी भी किसी को शुबा है कि एनआरओ नहीं हुआ, यानी मैं उसको कह रहा हूं कि एनआरओ नहीं हो रहा, एनआरओ की बारिश हो रही है, खान साहब कह रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। वो आगे से कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, अब मैं कितने क्लिप्स अपने चलाऊं पुराने, जो मैं कहता था एनआरओ की बारिश हो रही है, एनआरओ की बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मैं क्योंकि मेरे मुखातिब तो वो लोग हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, हुकूमत हो या अपोजिशन हो या वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो आगे पीछे, तो कहना है एनआरओ हो रहा है। अब उसका तरीका, उसका नाम क्या रख दें, वो जनू का नाम खैरत रख दें, ये क्या करें। इशू ये है कि वो तो हो गया, वो तो वजीर भी बन गए, अब वो जनाब 10 दिन रह गए उनके, गवर्नर पंजाब के, पंजाब में अलग रौला पड़ा हुआ है। पंजाब में वो क्या एक जो है वो खत्म हो गया, एक नोटिफिकेशन 15 दिन वाला, और दूसरा जो है वो 10 दिन का है, यानी उसके बाद जो है वो सदर गालिबन पाबंद होंगे कि वो हटा दें इसको, अपना गवर्नर पंजाब जो है उमर चीमा साहब को। उमर चीमा साहब आज कह रहे हैं कि वो तो हुआ ही नहीं, इलेक्शन ही नहीं हुआ, वो इलेक्शन ही नहीं हुआ और हम फिर कोर्ट में जा रहे हैं दोबारा, और कोर्ट में ही मामला फिर जाएगा। कोर्ट में मामला इसलिए जाएगा कि मामला वो लार्जर बेंच पे खत्म हो गया ना, लार्जर बेंच बना दिया। वो कहते रह गए कि 1 मिनट, हम 11:30 बजे हलफ उठाया जा रहा था, 11:40 पे अदालत ने हमारी अपील कबूल की है। अच्छा, उसके बाद वो मुनव्वर अरकीन का क्या होना है, वो भी डिसाइड होना है मई के अंदर। गिरफ्तारियां भी मई में होनी है। आईनी खतरात अब भी लाहक हैं हमसे, आईनी क्या, हर किस्म के खतरात, मतलब यू जस्ट नेम, मतलब आप नाम लें किसी खतरे का, आईनी, माशी, खारजी, दाखिली, मतलब है कि अब तो मतलब खानगी, हर किस्म के खतरात हैं। मतलब घरों में आप देखिए ना, एक ही घर के अंदर एक भाई कुछ और है। अब मोहम्मद जुबैर और असद उमर अब घर में कैसे रहते हैं, पीटीआई और नून लीग, हाँ कैसे रहते हैं मुझे बताएं ना। मोहम्मद जुबैर साहब और असद उमर को झांक के देखा जाए ना खिड़की में से, कैसे रहते हैं दोनों भाई, ईद पे कैसे मिल रहे हैं। मसला ये है कि इतना ज्यादा तनाव पैदा हो गया, भाई हैं तो भाइयों की तरह रहते होंगे, मोहब्बत से रहते होंगे। क्या चौधरी साहिबान के घर में वो तो चले कजन हैं, लेकिन आप देखें ये तस्वर भी नहीं, कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था कि परवेज इलाही साहब और चौधरी शोहर साहब के अब ईद पे क्या होगा, मतलब ईद नहीं मिलेंगे। ईद मिले, तस्वीर उतरी तो हम किस लिए बैठे हुए हैं, हमने थर्ड मीडिया पे डाली तस्वीर उठा के, नहीं। अब देखिए ना, यानी इतनी पोलराइजेशन की जरूरत है ही नहीं। कुछ मामलात पे बैठ के गवर्नेंस को आगे लेके चलें, लेकिन ये तो ख्वाहिशात है ना। अच्छा, लेकिन होने ये जा रहा है कि गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, होने ही जा रहा है कि कई अहम शख्सियात की जान को खतरा है, और वो शख्सियात जिनकी जान को खतरा बयान हो रहा है उनमें इमरान खान साहब और पीटीआई के रहनुमा सर फहरिस्त हैं। सही। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को रिस्ट्रेन होना है, हुकूमत, क्योंकि जो भी खुदा ना खास्ता को वाक़या पेश आए वो गले पड़ेगा हुकूमत पीछे हटके थोड़ा सा उसको, उस पूरे माहौल की जो तलखी है उसे खत्म करे, कम करने की, उसे कम करे। ठीक है ना सर, ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके ताकि गवर्नेंस की तरफ और आगे जो बहरान है हमारे माशी और खारजी, उस तरफ तवज्जो दी जा सके। और लोड शेडिंग खत्म होने का ऐलान हो गया, और जैसे ही ऐलान में सुन रहा था साथ ही घर की लाइट चली गई। फारूक सलीम साहब ने कहा है ईद के बाद परेशानियां शुरू होंगी। सर अब तो खुशियां हैं। नहीं, ये परेशानी है तो ईद, चले ब्रेक ले लेते हैं, नाजरीन हमारे साथ थी। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब सियासत पर बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। पीपल्स पार्टी ने मजीद वजारतें मांग ली हैं पंजाब में, और कहा जा रहा है कि शायद गवर्नरशिप भी मांग रहे हैं, और सीनियर मिनिस्टर्स की गवर्नरशिप तो उनका तय हो गया था पहले, 3 वजारतें हैं, और वो सारा सिलसिला हो जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल से अभी तो वजीरों ने हलफ नहीं उठाया, क्योंकि वही रौला पड़ा हुआ है कि हलफ कौन उठाएगा। मतलब है कि देखे ना, हमजा शहबाज साहब का तो हलफ उठा लिया स्पीकर ने, तो वज़रा का हलफ कौन उठाएगा। तो वज़रा का हलफ चूंकि कोई नहीं उठाने, इस वक्त कोई उठाने को तैयार नहीं है, तो इसलिए हमजा शहबाज साहब जो हैं वो बगैर काबीना के काम कर रहे हैं। और जब तक ये तय नहीं होगा कि उनका हलफ कौन उठाएगा, तो उस वक्त तक शायद काबीना का ऐलान ही ना हो। लेकिन ये एक आइनी बहरान तो है। अच्छा, इस आइनी बहरान को आप
जितना मर्जी दबाएं ना, ये अपनी जगह रहेगा, ये तारीख का हिस्सा रहेगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये डिस्कस होता रहेगा। कैसे, मतलब है कि ये इशू इस तरह खत्म होने नहीं जा रहा, ये बहस खत्म होने नहीं जा रही कि इमरान खान को पकड़ के अंदर डाल दो, उसको पकड़ के। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब को जब गिरफ्तार करके डाल दिया तो खत्म हो गया था क्या मामला, कि मुस्लिम लीग खत्म हो गई थी। इमरान खान को आप पकड़ के अंदर डाल दें, नजरबंद कर दें, कि उसके नतीजे में लॉन्ग मार्च नहीं होगा, 10 लोगों को पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह नहीं खत्म। जज्बात जो है ना, फिर कोई और रंग देखें, बड़ा जरूरी होता है कि लोग अपने जज्बात का इजहार करें, एक किसी भी माशरे में खुल के बात करें, एक गालक गलोच ना करें, मारे ना एक दूसरे को, लेकिन एक बहस व मुबाहिसा बड़ा जरूरी होता है किसी भी अच्छे माशरे में। अब वो हेल्दी डिबेट, अगर वो बहस व मुबाहिसा ही नहीं हो रहा और एक ही सवाल गूंज रहा है कि हुकूमत गई कैसे और ये बने कैसे, मतलब एक साजिश थी, मुदाखलत की, क्या था, जमहूरी तरीका था, गैर जमहूरी था, अच्छा पता हुआ बच्चे को है, बोलने को कोई तैयार नहीं हो रहा। इशू ये है कि इसको किसी तरह से, और दूसरा मैं आपको पूरी बात देखें, पूरी दुनिया, मैं आज ये ब्लूमबर्ग को देख रहा था, तो ब्लूमबर्ग का उसमें एक आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के, जो 13वीं हमारी खबर है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक टर्न्स ग्रिम। पूरी दुनिया की जो मईशत है वो दोबारा बिल्कुल डाउन जा रही है, पूरी दुनिया, पाकिस्तान और सबसे ज्यादा बरतानिया, यूरोप, ठीक है, चाइना के अंदर फिर कोविड, मैंने बात की थी कि चाइना के अंदर अगर हम ग्राफ देखें तो कोविड का ग्राफ फिर बढ़ रहा है, फिर दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया, और मेरे लिए बहुत परेशान कोई न्यू वेरिएंट है? जी, नहीं पुराना, वो उनका जीरो, इसमें बात करेंगे, जीरो कोविड पॉलिसी थी। ये देखें, ये पहले जो आपको कर नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है वो जनवरी 2020 की, और अब आपको नजर आ रही है ये ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर, ठीक है। तो ये आपको इशू, और फिर दुनिया की आप देखें, ये जो गैस की प्राइसेस बरतानिया में आप चले जाएं, बढ़ने जा रही हैं, बिजली बढ़ने जा रही है, और यूरोप की जो रशिया की तरफ से वहां पे अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि जी रूबल्स के अंदर आपने पेमेंट करनी है अगर आपने हमसे ऑयल या गैस लेनी है। उसके बाद यूरोप जो है वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है अफ्रीका की तरफ। ये अफ्रीका की तरफ जा रहा है। मैं मुख्तसर से बात करूं इस पे, ये पहले तुम देखें ना कि गैस पाइपलाइंस दैट सप्लाई यूरोप को अगर हम देखें, यूरोप के नक्शे को हम देखें, मैं ये बात करना इसलिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा नहीं, ये जो आज एक मैप हमने बनाया है ना, ये इसको जरा बड़ा कीजिएगा। ये देखें, ये व्हाइट यूरोप है बीच में, ठीक है, येलो जो है वो जगह है जहां से गैस आ रही है, ठीक है, यानी ये गैस जहां जहां से आ रही है वो येलो है, जो व्हाइट है वो यूरोप है। अब आपको रशिया से गैस आती नजर आ रही है, और उसके बाद जो दूसरी, अगर इस नक्शे को थोड़ा सा ऊपर करें तो दूसरे नंबर पे गैस अफ्रीका से आ रही है, जी यूरोप के लिए अफ्रीका से गैस आ रही है, और अफ्रीका से गैस जो आ रही है, पाइपलाइन नेटवर्क अफ्रीका यूरोप देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम रशिया डिस्कस करते रहे ना, अगर रशिया से कम होती है गैस तो फिर उसके बाद ये आ जाती है, ठीक है, अफ्रीका से आपको गैस लें, और अफ्रीका से आप लेंगे तो मोरक्को से लेंगे, अल्जीरिया से लेंगे, उसमें स्पेन जो है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इटली बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि ये साउथ यूरोप है। लेकिन इशू क्या है कि मोरक्को और अल्जीरिया के दरमियान लड़ाई हो रही है, उनके दरमियान टेंशन है। तो अगर आप अल्जीरिया से ज्यादातर गैस, ये जो निगाल है, ये नाइजीरिया, निगाल जो पाइपलाइन है प्लान, ये नाइजीरिया में बहुत रिसोर्सेज हैं, तो नाइजीरिया लेकिन बिल्कुल साउथ में, तो नाइजीरिया से नाइजर से अल्जीरिया, अल्जीरिया से वो फिर मेडिटेरियन क्रॉस होता है, मेडिटेरियन क्रॉस होने के बाद वो पहुंचती है यूरोप। अच्छा, ये इनके पास इतनी सख्त नहीं है, इनके पास इतनी पावर, इनको जल्दी जल्दी स्पेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अच्छा पोलैंड ग्रीस की तरफ चला गया है, कोई जर्मनी से मांग रहा है, कोई उससे मांग रहा है, कोई उससे मांग रहा है, महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है, बिल बढ़ने शुरू हो गए हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, और ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस देखें ना अल्जीरिया और मोरक्को का, ये आपस में क्राइसिस चूंकि लड़ाई चल रही है, इसलिए स्पेन का यानी ये इधर से जो गैस पाइप जाता था वो खत्म हो गया, उधर से रशिया खत्म हो गया। और साथ ही एक ऑफ द रिकॉर्ड बात बड़ी इंपॉर्टेंट, गल्फ कंट्रीज नहीं चाहते कि अफ्रीका की रिसोर्सेज ऊपर जाएं। अच्छा, गल्फ कंट्रीज का फायदा देखें, हमारे बरादर मुल्क हैं, लेकिन वो क्यों चाहेंगे कि अंगोला से गैस निकले, वो क्यों चाहे, उनकी तो सारी मार्केट ही यहां से है ना, ये सारी मार्केट जो है ये कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई यहाँ से सारी, तो वो क्या चाहेंगे वो कि अंगोला और नाइजर यहां से गैस निकले। और दूसरी बात ये कि रशियंस क्यों चाहेंगे, रशियंस मौजूद है ना अफ्रीका में, वैगनर ग्रुप है ना, वैगनर ग्रुप है, चाइना मौजूद, तो वो क्या चाहेगा कि हम उधर से गैस बंद कर दें तो यहां से गैस शुरू हो जाए। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू, इसमें महंगाई के तूफान आ रहा है पूरी दुनिया में, पूरे इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, और यहां पर हम अच्छे खासे निकल के उससे, बजाय इसके कि हम आउटरीच करें दुनिया को और हम बताएं कि कैसे हमने मुआहदा करना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं, कहां हम आपस में लग गए हैं जनाब कि उलझ रहे हैं कि जी गली गली में जो है वो मतलब लड़ाई हो रही है और मार कुटाई। तो इस उम्मीद और इस गुजारिश के साथ
जहाँ जहाँ पर ईद मनाई जा रही है उन सबको, तमाम दुनिया में जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ईद मुबारक। अल्लाह ताला बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए और इबादतें रमज़ान की कबूल फरमाए अल्लाह ताला। जो लोग हम में नहीं हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस दुआ के साथ हम गुजारिश कर सकते हैं अपने अकाबरीन से और अपने बड़ों से कि मुल्क के अंदर जो ये पोलराइजेशन से हॉस्टिलिटी की तरफ मामला जा रहा है इसको खुदा रखा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।